गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2025 की देख रहे हैं। इसके दो सेक्शन नेशनल और इंटरनेशनल देख चुके हैं हम लोग या ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। तो शुरू करते हैं। इसकी फर्स्ट न्यूज क्या है? 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी। 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी। तो पहले हम ये जानते हैं कौन जारी करता है, किसने जारी की, फिर जनगणना के बारे में जानेंगे, किसने जारी की, तो जारी करता है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है या उसके अंतर्गत आता है जो कार्यालय, वो जारी किया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का कार्यालय। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा जारी की गई है। इस जनगणना जारी की गई, इसका रेफरेंस पीरियड क्या होगा? रेफरेंस पीरियड रखा गया है 1 मार्च 2027। 2027 में जनगणना शुरू की जाएगी। वो पीरियड होगा जहाँ पर माना जाएगा कि यहाँ तक की गणना की गई है। अब हम समझते हैं जनगणना क्या है और कैसे होती है। जनगणना अधिनियम के अंतर्गत करवाई जाती है। पहली बात तो ये, जनगणना को बोलते हैं सेंसस एक्ट 1948। इसके तहत जनगणना करवाई जाती है। यहाँ एक बात याद रखेंगे, और जनगणना संघ सूची का विषय है। और संघ सूची का विषय है तो केंद्र सरकार करवाएगी। और केंद्र सरकार में कौन है? ऊपर देखा आपने, गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय करवाएगा। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन है? ये जो हम लोग पढ़ रहे थे सेंसस कमिश्नर, वो है। भारत में अगर जनगणना की जो चरण, 2 चरणों में करवाते हैं। एक होती है हाउस लिस्टिंग ऑफ फेज, हाउस लिस्टिंग फेज। और दूसरा होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या गणना। इसमें क्या होता है? घरों की गिनती होती है। घरों में सुविधा क्या है, इन सब चीज़ को जानकारी ले ली जाती है। पहला चरण जो होता है। ये सेकंड चरण जो होता है, इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जाती है।
फिर सदस्यों में क्या होगा, इनका नाम पूछा जाएगा, नाम है, लिंग है, जन्म तिथि है, तो ये सब चीज़ें एकत्रित होती हैं। इस बार जाति भी कलेक्ट की जाएगी। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें जैसे जाननी है, हम इतिहास का देख सकते हैं कैसे शुरू हुआ भारत में जनगणना का इतिहास। तो जनगणना का जिक्र जो है चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वहाँ मिलता है। इसके बाद आप आईने अकबरी में आपको मिलता है उल्लेख। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? ये अबुल फजल की पुस्तक है, इसमें मिलेगा। लेटेस्ट में हम जब आते हैं आधुनिक भारत में, तो शुरुआत होती है जनगणना की कब से? 1872 से, लॉर्ड मेयो के शासनकाल से। और 1881 में लॉर्ड रिपन, इसके समय से नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। इस तरह से होते होते भारत में अंतिम जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। इससे यहाँ तक करवाई गई जातिगत जनगणना, इसके बाद नहीं हुई। अब हम अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 की। कब कब होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। तो 2021 में क्यों नहीं हो पाई? 11 में हुई थी, 2021 में क्यों नहीं हुई? रीजन कोरोना। ठीक। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें अब आपको यहाँ से नोट करनी है फिर से। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जातिगत जनगणना ये होगी 16वीं जनगणना, जो अभी होने जा रही है 2027 से। ये 16वीं है। तो पहली बार स्वतंत्रता के बाद हम जातिगत जनगणना होगी इस बार। एक पॉइंट ये। दूसरा ये, भारत की पहली डिजिटल जनगणना यही वाली 2027। इसके अलावा और क्या बचा? इसका जो प्रभाव हम देखेंगे, कई चीज़ों पर दिखेगा जनगणना का प्रभाव। जैसे संसदीय जो सीटें हैं, तो उनका क्या होना है, निर्वाचन जो क्षेत्र हैं का पुनर्निर्धारण या बोलिए डिलिमिटेशन होगा। एक। दूसरा, महिलाओं का आरक्षण इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जनगणना के बाद जो प्रावधान किया गया था महिलाओं के आरक्षण के लिए, उसमें ये था कि आगामी जनगणना जो भी होगी उसके बाद इनको आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं का
आरक्षण जो 1/3 किया गया है, 1/3। लोकसभा और विधानसभा में, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं जनगणना से जुड़ी हुई हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं और जानना भी चाहिए आपको। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूएन पॉपुलेशन फंड, इसने जारी की। सबसे ज़्यादा इसमें जो कोर फोकस किया गया है, फर्टिलिटी क्राइसिस पर फोकस किया गया है। और इसमें जो निष्कर्ष है, थोड़े बहुत आंकड़े हमें याद रखने हैं, वो हम देख लेते हैं। तो कौन से आंकड़े देखने हैं? भारत की जनसंख्या 2025 में 2025 में भारत की जनसंख्या हो गई है 1.46 अरब हो गई है भारत की जनसंख्या। ये अनुमान लगाया गया है। ये सब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है भारत की? 1.9 जन्म प्रति महिला, जो प्रतिस्थापन दर से कम है। जो प्रतिस्थापन दर से कम है। प्रतिस्थापन दर कितनी होती है? ये होती है 2.1। और क्या बताया है? इसके अलावा भारत में 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या कितनी है? 24%। 15 से 64 वर्ष के लोग कितने हैं? 68%, 68। और बुजुर्गों की आबादी 65+ पर जो आयु वर्ग के लोग हैं, ये 7% लोग हैं। ये सब हम भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, भारत का है। जीवन प्रत्याशा के बारे में क्या है? जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहता है या रहेगा, वही है जीवन प्रत्याशा। तो ये पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग है भारत में।
तो पुरुष के लिए जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिला के लिए 74 वर्ष का अनुमान लगाया है। यहाँ एक चिंता क्या है, जैसे जैसे जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है। किसकी? रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है। हम लोग बोलते हैं MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। छह सदस्यीय होती है बैठक ये। इसमें 3 और 3, ये 3 लोग सरकारी होते हैं, सरकार के, और 3 लोग होते हैं RBI से। और इसका जो चेयरमैन होता है RBI गवर्नर होता है। और RBI गवर्नर इस समय कौन है? संजय मल्होत्रा। बैठक होती है बाई मंथली। प्रति 2 माह पर कार्य मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। तो ये हो गया हमारा MPC के बारे में। अब इस जो MPC की बैठक हुई है, इसमें क्या हुआ, कुछ निर्णय लिए गए हैं जो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो ये मौद्रिक नीति की जो बैठक हुई है अभी लेटेस्ट वाली, उसमें जो परिणाम लिखते हैं, क्या परिणाम या क्या निर्णय लिए गए, 1 बाई 1। तो पहला है रेपो दर। रेपो दर कितनी कर दी है? रेपो दर 5.5%। पहले कितनी थी? 6%। रेपो दर क्या होती है?
ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, वो भी कोलेट्रल के साथ। मतलब गिरवी भी रखना, सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल। ये हो गई आपकी रेपो रेट। इसी का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होती है, पहले कितनी हो गई है, ये हो गई है 3.35%। सेम होती क्या है, ये भी क्या है, ब्याज दर है। कौन सी ब्याज दर है, वह ब्याज दर जब आरबीआई बैंक से ऋण लेता है। ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंक से ऋण लेता है, या जब बैंक के सारे कमर्शियल बैंक हैं, अधिक हो जाती है तो बैंक इस पैसे को आरबीआई के पास जमा करते हैं। इस जमा पर ब्याज रिवर्स रेपो रेट पर मिलता है। आसान शब्दों में हो गया रिवर्स रेपो रेट। थर्ड क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 5.25%। बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज दर जो आरबीआई देता है। क्योंकि लिखा हुआ है डिपॉजिट फैसिलिटी है, जमा करने की सुविधा है। जब बैंकों के पास पैसा जमा ज़्यादा हो जाता है तो बैंक दर ये है 5.75% करेंट। ये
आरबीआई बैंक आरबीआई से ऋण इसी दर पर मिलता है, लेकिन ये ऋण कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म। रेपो रेट में क्या है? शॉर्ट टर्म है। यहाँ पर जो ऋण है ये शॉर्ट टर्म है। नेक्स्ट क्या है? MSF, ये भी हो गया है 5.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नेक्स्ट CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये है 4%। और कैश रिजर्व रेशियो लास्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है 18%। ये जो होता है इसे बैंक आरबीआई के पास रखता है। कुल जमा का, ये भी कुल बैंक के पास कुल जमा का होता है। कुल जमा का बैंकों को अपने पास रखना होता है। तो ये हो गया इसके बारे में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे नोट में, रेपो रेट में कटौती हुई कारण मुद्रास्फीति में कमी। एक मेजर रीजन यही है, प्रमुख कारण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए टॉपिक जो भी हो, कृषिगत उत्पादन 2024-25 में कृषिगत उत्पादन टॉपिक नंबर कौन सा है? चौथा टॉपिक नंबर है। तो इसके आंकड़े आए हैं 2024 और 25 के। प्रकाशन कृषि के आंकड़े हैं तो कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बोला जाता है इस समय। तो इसमें जो
अनुमान आया है वो क्या है? खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न उत्पादन 353 मिलियन टन। चावल 149 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन 117 मिलियन टन। तो ये मेजर आंकड़े हैं जो हमें याद रखने हैं। अब यहाँ कभी कभी इसी से क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो किसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है? चावल का। तो ये हो जाएगी प्रमुख खाद्यान्न। और चावल के बारे में जानते ही हैं, ये खरीफ की फसल है। और गेहूं ये है रबी की फसल। तो ये उत्पादन के हो गए। हो सकता है इसमें कभी कभी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं उत्पादन में क्या लक्ष्य रहा, कई राज्यों का, कौन राज्य प्रथम रहे। खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य पहला हो जाएगा यूपी, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, चौथा है आपका पंजाब। ठीक। गेहूं उत्पादन में पहला है यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा है पीबी लिख देते हैं पंजाब। मक्का मक्का में पहला है एमपी, मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका या केटी, तीसरा है आपका बिहार, चौथा महाराष्ट्र। अगर लिखना है तो 3 से ही हम लोग काम चलाते हैं, हो ही जाएगा। जौ उत्पादन में राजस्थान, यूपी, एमपी। राजस्थान फॉर आरजे जौ हो गया। ज्वार उत्पादन में पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा हो जाए केटी, तीसरा हो जाएगा आरजे, दैट इज राजस्थान। शार्ट में लिखेंगे तो लिखने में भी समझने में दोनों आसान रहेगा। इसके बाद आपका बाजरा में पहला है आरजे, दूसरा है यूपी, तीसरा है गुजरात।
रागी उत्पादन पहला है कर्नाटका, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तराखंड। श्री अन्न या पौष्टिक अनाज राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और लास्ट है अनाज उत्पादन सीरियल के उत्पादन में यूपी, एमपी, पंजाब। तो ये हो गया जो उत्पादन के आंकड़े आए थे वो। अब है न्यूज केसीसी पर। क्या है? केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। इसके तहत क्रेडिट दिया जाता है। ऋण योजना है किसानों के लिए। लघु अवधि का ऋण मिलता है। ₹3 लाख तक का। और ब्याज दर जो होती है 7%। समय पर जमा करेंगे तो 4%। ये है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो सरकार ने अभी जो घोषणा ये की है कि जो इंटरेस्ट में छूट है वो योजना कंटिन्यू रहेगी, इसलिए न्यूज में है। ब्याज में छूट जारी रहेगी। ये शुरू कब हुई थी? 1998 से 1999 में। अब ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या करता है? किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, लघु अवधि का ऋण। ये ऋण कौन सा होगा? यह ऋण होता है संस्थागत। संस्थागत ऋण क्या होता है? जो बैंक से लेते हैं, कोई भी बैंक है। और गैर संस्थागत ऋण होता है, वो होता है जो दोस्तों से, आढ़तिया से, जमींदार से, या जो जमींदार, हाँ, रोजगार हैं, रोजगारी जो लोग होते हैं उनसे जो लेते हैं वो गैर संस्थागत ऋण होता है। कभी कभी अंतर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। एक है जियो पेमेंट बैंक। इसमें शेयर होल्डिंग 2 लोगों की थी। इसकी शेयर होल्डिंग थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास।
और शेष हिस्सेदारी थी 17%, ये थी SBI के पास। ये हिस्सेदारी 17.8% की हिस्सेदारी जियो ने खरीद लिए। जियो तो अब क्या हुआ, 100% कंपनी हो गई। जियो की, बस यही है, जियो पेमेंट बैंक हो गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, यही न्यूज़ में है। पेमेंट बैंक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसके लिए जो इंडेक्स आता है वो आया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। जारी कौन करता है इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स? जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। पर्पज क्या है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की स्थिति क्या है? SDG को प्राप्त करने के लिए देशों द्वारा किए गए प्रयास। की स्थिति जान पाते हैं इसके माध्यम से। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कब स्वीकार किए गए? 2015 में। किसके द्वारा स्वीकार किए गए? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कितने लक्ष्य हैं? 17। कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। एक बात और, किसकी जगह पर लाए गए हैं? MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो ये हैं, आपका काम क्या है, ये जो 17 लक्ष्य हैं ये आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, मिल जाएगा। ठीक, कुछ अभी मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे।
अब हम देखते हैं ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, एसडीजी इंडेक्स की स्थिति क्या है। इसमें सूचकांक कितना होता है, 0 से 100 तक। पता चलता है किसने कितनी प्रगति की है, और 100 ये बेस्ट होता है। जिसका 100 हो गया उसने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। 100% सफलता, 100% सफलता। एक 167 देशों के लिए जारी किया गया है। अब देखते हैं शीर्ष देश कौन से हैं। पहला है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, थर्ड है डेनमार्क, फोर्थ जर्मनी और पांचवा है फ्रांस। सबसे निचले देश अगर देखते हैं तो 167 नंबर पर है दक्षिणी सूडान, 166 है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, 165 चाड, 164 सोमालिया और 163 है यमन। ये 5 देश हो गए सबसे निचले। अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति है 99 रैंक, और स्कोर कितना है, मतलब कितने नंबर भारत को मिले, तो स्कोर है 66.95। ये है रैंकिंग 2025 की। भारत के रैंक 2024 में थी 109 थी, तो सुधार हुआ है। अन्य देशों में अगर कुछ लिखना है विशेष जैसे, तो यूनाइटेड किंगडम, इसकी रैंक है 11, अमेरिका 44, रसिया 51। तो ये हो गया इसके बारे में। एसडीजी के बारे में मैं कह रहा था, तो कुछ एसडीजी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, याद करने का तरीका देखिए एसडीजी का क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5-5 करके याद कर लीजिए ग्रुप बना के। जैसे शुरू के जो 5 हैं,
नो पावर्टी, गरीबी नहीं। नो पावर्टी, जीरो हंगर, भूखमरी नहीं, शून्य भूखमरी। तीसरा क्या है? अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। निर्धनता निवारण। पावर्टी, हंगर, स्वास्थ्य, ऐसे करके याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा सारा। चौथा है बेहतर शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। इसी तरह करके आप लोग सारे लिख लेंगे और देख भी लेंगे। जो महत्वपूर्ण है कुछ मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप लोग लिख लेंगे। थैंक यू।